अगर आप नागपुर पहले बार आए हो तो आप इन 3 चीज़ों को ज़रूर ट्राई करो। नागपुर के संतरे, सावजी खाना और तर्री पोहा। तो आज हम कुछ ही समय में मिलने जा रहे हैं प्रतीक से। तो आज हम ट्राई करेंगे महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल सावजी फूड, सावजी मेजवानी में। तो आइए करते हैं प्रतीक के साथ दो बात द AK शो के नए एपिसोड में। तो प्रतीक, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ कुणाल, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। प्रतीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स और आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं इस पैंडेमिक में सब सेफ है। मैं भी यही विश करता हूँ कि सारे लोग ने भी, हमारे व्यूअर्स है, हम आप सब सेफ रहे इस पैंडेमिक में और हेल्दी रहे। तो प्रतीक, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जहाँ तक कि आप पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपका ये थॉट कहाँ से आया? जी कुणाल, देखा जाए तो ये थॉट जब मैं समथिंग अराउंड 5th या 6th में होगा, तो उस वक्त मैं ऐसे ही छत पे था और एकदम से बहुत एक ऐसी मशीन का आवाज़ आया। तो वो प्लेन था जो कि मुझे पता नहीं था, और मैंने अपने मम्मी से पूछा कि मम्मी ये क्या है? बोले कि प्लेन है और इसको उड़ाने वाले पायलट रहते हैं। तो मैंने कहा यार ये कुछ तो भी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, क्योंकि हम तो बस नीचे कीड़े मकोड़े जैसे घूमते रहते हैं। तब से एक थॉट मन में चल दिया कि यार पायलट। उसके बाद में फिर मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करना चालू किया, और तब से हिट हुआ कि यार अपने को पायलट बनना है और इसको ड्रीम एकम्प्लिश करना है कि कुछ भी हो जाए सामने हो जाके बट पायलट बनना है। तो ये था। तो ये तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फेरी टेल स्टोरी जैसी। अगर हम आपकी स्टोरी देखें पायलट बनने के समय की, तो प्रतीक, मैं आपसे जानना चाहूँगा और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आप अभी पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो प्रतीक, मैं जानना चाहूँगा कि पायलट बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए क्या करना पड़ता है, और ये ट्रेनिंग आपने जब शुरू की तो उसके पहले तक की आपकी जर्नी कैसे रही? यस कुणाल, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए पायलट का कोर्स 12th के बाद है, लाइक 10+2, और बेसिक्स है फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश। बट जब मेरी बात आई तो मेरा ये था कि उस वक्त मुझे उतना नॉलेज नहीं था, उतना गाइडेंस नहीं था, और मेन बात फंडिंग की आ जाती कि पैसे का प्रॉब्लम है। तो और एक उसी वक्त एक दूसरा ये हो गया कि ठीक है, अगर अभी पैसे की प्रॉब्लम है तो फिलहाल मैं ग्रेजुएशन कर लेते हैं। ये पापा ने एक सजेस्ट किया ताकि एक सेफ साइड हो जाता है कि आई हैव माई ओन डिग्री। तो मैंने उस वक्त सोचा कि 12th तो हो गया है, अभी इंजीनियरिंग करते हैं, और इंजीनियरिंग के दौरान ही मैं अपने ड्रीम के लिए जो भी लगता है उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चालू करता हूँ। तो पैरेलल में वो भी चल रहा था और मेरी इंजीनियरिंग भी चल रही थी। इंजीनियरिंग के दौरान मैंने खुद को एक्सप्लोर भी किया और नई नई क्वालिटीज़ पता चली। और जब मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो उसके बाद मैंने सोच लिया कि फाइनली चलो अभी ये टाइम है कोई फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करने का। और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग जैसी ख़त्म हुई, उसके बाद मैंने एविएशन में एंट्री की, और अभी तकरीबन कुछ महीने मुझे रुकना पड़ा। उसके बाद फिर मेरी अभी ट्रेनिंग चालू हुई है और 2 साल अभी जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ 6-8 महीने की ट्रेनिंग बाकी है, फिर कोर्स ख़त्म। तो प्रतीक, आपने यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी बात कही है। हमारे पास 2 प्लान होना ज़रूरी है, प्लान A और प्लान B। तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी गोल तो वही था कि आपको पायलट बनना है, लेकिन आपने एक सिक्योरिटी ऑप्शन के लिए इंजीनियरिंग परस्यू की ताकि आपके पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ रहे आफ्टर ग्रेजुएशन। और एट द सेम टाइम अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो तो आपका क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट हो रहा है। तो ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है जो हमारे व्यूअर्स यहाँ से जान सकते हैं। तो प्रतीक, जैसे कि हमने सुना है तो पायलट जब हम बनते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हम पायलट बने कैसे, और जब पता चल भी जाता है तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम फाइनेंस कहाँ से लाए। तो मैं समझता हूँ कुछ शब्द इस पॉइंट पे रखिए अपने कि फंडिंग क्या होती है और क्या एक्सपेंसेस एक पायलट बनने के सिलेबस में आपको बियर करने पड़ते हैं। यस कुणाल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं भी मानता हूँ
क्योंकि जब हम सोचते हैं कि कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है तो कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिस पे हमें एकेडमी ज्वाइन करने के लिए सोचना चाहिए। सबसे पहला है कि फंडिंग, लाइक बैंक से हम लोन ले सकते हैं, स्टूडेंट लोन मिलता है, और वो भी हमारे पास कितना है। लाइक अगर कुछ फ्लाइंग क्लब्स में देखा जाए तो एकोमोडेशन और सारा कुछ मिला के थोड़ी कम कॉस्ट रहती है। लाइक हम जब मार्केट में भी जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही चीज़ के कुछ कहीं ना कहीं वेरी करती है प्राइस। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। कुछ फ्लाइंग क्लब में समथिंग अराउंड 32 lakhs में आप कर सकते हैं, कहीं पे 33, कहीं पे 35, कहीं पे 40। तो ये वेराइटीज़ मिलती है। उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से एयरक्राफ्ट पे कर रहे हैं ट्रेनिंग। 152 होता है जो कि 2 सीटर होता है, एक 172 होता है जो कि 4 सीटर रहता है। मेरी ट्रेनिंग 172 में चल रही है, तो ये एक ऑप्शन रहता है। सेकेंड जो पैरामीटर रहता है वो मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट टू इंस्ट्रक्टर रेशो। लाइक अगर कोई, हम भी देखते हैं कि अगर कहीं पे फैकल्टी 5 फैकल्टी और 25 स्टूडेंट है तो लाइक वो वेरी करता है। अगर कहीं पे 5 स्टूडेंट 5 इंस्ट्रक्टर्स हो और 100 स्टूडेंट्स हो तो वहाँ पे वो डिफरेंस हम देख पाते हैं कि जो गाइडेंस वो दे रहे हैं, जो टाइम वो स्पेंड करना चाहते हैं वो कम हो जाता है जब स्टूडेंट ज़्यादा हो। तो ये सेकेंड पैरामीटर हो गया। थर्ड पैरामीटर है कि स्टूडेंट टू एयरक्राफ्ट रेशो। लाइक अगर कोई फ्लाइंग क्लब में हम देखते हैं कि 10 एयरक्राफ्ट है और वहाँ पे अगर 100 स्टूडेंट है ना, और वही दूसरे कोई फ्लाइंग क्लब में 10 एयरक्राफ्ट है और 50 स्टूडेंट है, तो मैं मानता हूँ कि हर एक स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यार उसको एक हफ्ते में ज़्यादा फ्लाइंग मिलेगी। वही जहाँ पे 100 बच्चे हैं उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, एक हफ्ते में 2 सॉर्टी या फिर 1 सॉर्टी, डिपेंड करता है। तो ये सारे पैरामीटर्स, ये 3 पैरामीटर्स मेन है। फंडिंग, तो वो आप फ्लाइंग क्लब से बात करके उनसे पता कर सकते हैं कि कितनी प्राइस है, कितनी कॉस्टिंग्स है सिंगल और मल्टी इंजन के लिए। जब हम सेकेंड पैरामीटर के बारे में बात करते हैं कि स्टूडेंट टू इंस्ट्रक्टर रेशो एंड थर्ड स्टूडेंट टू एयरक्राफ्ट रेशो, तो ये मैं मानता हूँ कि होल एंड सोल है जब हम फ्लाइंग क्लब के लिए सोचते हैं कि हम ज्वाइन करने वाले हैं। तो यहाँ प्रतीक ने काफ़ी अच्छी बात कही है, वो ये कि अगर हमें फ्लाइंग क्लब सिलेक्ट करना है कि हमें 3 पैरामीटर्स जो है वो पता होना ज़रूरी है। पहला कि हमें हमारा बजट कितना अलाउ करता है, उसके बेसिस पे हम फ्लाइंग क्लब सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ वो ये कि स्टूडेंट टू एयरक्राफ्ट रेशियो कितना है, और थर्ड चीज़ स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो कितना है। अगर ये 3 पैरामीटर्स आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं, आप प्रॉपर फ्लाइंग क्लब सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रतीक, जैसे हम जानते हैं जब हम कोई भी ग्रेजुएशन परस्यू करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करते हैं तो उसके हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम गवर्नमेंट एफिलिएटेड या गवर्नमेंट कॉलेज से परस्यू कर सकते हैं या प्राइवेट कॉलेज से परस्यू कर सकते हैं। तो क्या एविएशन, जैसे आपने कहा, उसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट के ऑप्शंस होते हैं? यस, उसमें नो डाउट उसमें भी ऑप्शंस है। गवर्नमेंट भी फ्लाइंग स्कूल रहती है और प्राइवेट भी रहती है, बट प्राइवेट में ज़्यादा फास्टली काम चलता है। तो मेरा प्रेफरेंस बेसिकली वही था कि जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग करके आया था, तो ये था कि जल्द से जल्द हो जाए। तो सजेशन तो वही रहेगा कि प्राइवेट स्कूल्स ज़्यादा फास्टली वर्क करते हैं उसे। ओके, तो आपका पर्सनल चॉइस था। तो प्रतीक, हम जानना चाहते हैं कि आपने सिर्फ एक थॉट रखा था कि मुझे पायलट बनना है। अब आपका एविएशन फ्लाइंग क्लब में एक पर्टिकुलर फ्लाइंग क्लब में एडमिशन हो गया है। तो जब आपने फ्लाइंग क्लब में एंटर किया और फर्स्ट आपने एयरक्राफ्ट देखा तो आपको पर्सनली क्या फील हुआ? क्योंकि अब तक आपने एज ए पैसेंजर ट्रैवल किया था, क्योंकि अब मौका था कि आपको अब इंडिविजुअली उड़ाना है। तो क्या गूज़बम्प्स थे, एक्साइटमेंट थी, फियर था, नर्वसनेस थी? एग्जैक्टली क्या इमोशन था आपका? यस, मैं बताऊँगा। लाइक फर्स्ट टाइम जब हम एंटर, एक्चुअली 4 साल इंजीनियरिंग के और उसके बाद और 1 साल, तो मैं तकरीबन 5 साल रुका था कि एयरक्राफ्ट तो दिखे जिसको मैं चेस कर रहा हूँ इतने सालों से। और जब मैंने फर्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट देखा, मैंने कहा यार ये तो थोड़ा छोटा है, मतलब ऐसा एक थोड़ा फील हुआ। बट ऑब्वियसली ट्रेनिंग के लिए छोटे एयरक्राफ्ट में पहली बार ट्रेन करते हैं और सारे कंट्रोल सेम रहते हैं। जस्ट द ओनली थिंग इज़ कि तुम स्मॉल अमाउंट पे काम कर रहे हो, दैट इज़ ओनली द डिफरेंस। तो मैं जब फर्स्ट टाइम देखा, मैंने कहा यार चलो अब मज़ा आएगा। और जब मेरी फ़र्स्ट टाइम फ्लाइंग हुई तो उस टाइम ऐसे था कि मैं इंस्ट्रक्टर के साथ गया और सेम डे मैं एक पहले दोस्त के साथ चले गया, बैक सीट गया मैं। तो उस वक्त में प्रॉब्लम ये था कि मुझे नहीं पता था मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। लाइक हर किसी को नहीं पता रहता, जैसा जब हम पैसेंजर भी होते हैं या फिर पायलट भी होते हैं इनिशियल लेवल पे।
तो मुझे ये पता चला कि जब मैं गया मेरे दोस्त के साथ बैक सीट, और प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे वॉमिटिंग है। तो वो एक सीन था जिसने मुझे थोड़ा हिलाया थोड़ी देर के लिए कि यार उसी दिन मेरी नेक्स्ट टाइम कुछ 3-4 घंटे बाद फ्लाइंग है और मैं ऐसा मेरा फेज है। बट मैंने माइंडसेट बनाया, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, जो आप सोचते हैं वो आप उस हिसाब से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। अगर आप कुछ गलत सोचोगे तो ऑब्वियसली गलत होगा, कुछ अच्छा सोचोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, तब तो मैं उड़ाते रहूँगा तो मैं कर लूँगा, और वही हुआ। मैं जब फर्स्ट टाइम मेरे एयरएक्स के लिए गया, बहुत ही अच्छा हुआ, नो डाउट, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मैंने ना पीछे सॉटी में जो हुआ उसका कुछ भी सोचा नहीं, उतना टाइम भी नहीं मिला। ये एक पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस था। और जब मैंने खुद सोलो गया, मैं वो एक एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगा, लेकिन वो डिफरेंट था कि मैं खुद टेक ऑफ कर रहा हूँ, अकेले हूँ पूरे एयरक्राफ्ट में, और आई एम द ओनली होल एंड सोल ऑफ द एयरक्राफ्ट। उस वक्त पता चला कि यार चलो सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। तो बाहर झाँकते हुए एक पल के लिए देखा मैंने कि यार हाइट तो बहुत है ना, तो एक डर भी रहता है। बट एट द एंड अपने को वो डर को ओवरकम करके सामने बढ़ना पड़ता है। अच्छा फीलिंग रहा बहुत, गूज़बम्स जब मैं लैंडिंग के लिए आया, अल्टीमेटली तब गूज़बम्स आए, क्योंकि ये था कि लैंड हो पाएगा कि नहीं, एक डर आता है ऑब्वियसली। तो फिर उसको ओवरकम करके लैंड किए, और विंग सेरेमनी, ये सारी चीज़ें। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो प्रतीक, जैसे आपने कहा पेट में गुड़गुड़ होता है, कुछ अलग तरीके की फीलिंग्स आती है और डिफ़िकल्टीज़ आप फिज़िकली फेस करते हो। तो प्रतीक, यहाँ मैं आपको पूछना चाहूँगा, जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं जनरली वो लैंडिंग और टेक ऑफ के समय फिज़िकल डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं। कुछ लोग कभी कभी वॉमिट कर देते हैं, कुछ लोग पैनिक करते हैं, किसी को एंजाइटी होती है। तो मैं जानना चाहूँगा, एज अ पायलट आपका क्या माइंडसेट रहता है, और पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको क्या ट्रेनिंग दी जाती है, और जब आप वो ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको वो ट्रेनिंग नॉर्मल लाइफ में कैसे काम आती है? यस, कुणाल, देखा जाए इस ट्रेनिंग में, ये ट्रेनिंग है 200 आवर्स की, राइट। और हमारी प्रिपरेशन डे 1 से चालू हो जाती है। कि हमने कैसे बैठना है। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं इनिशियल लेवल पे मैं अगर मेरा सीट बेल्ट भूल जाता हूँ, और अगर मैं हवा में उड़ चुका हूँ, मैंने टेक ऑफ कर चुका हूँ, तो मुझे दरवाज़ा खोल के ही मैं सीट बेल्ट लगा पाऊँगा, नहीं तो नहीं लगा पाऊँगा। ये एक चीज़ है। तो एक डिसिप्लिन बनता है कि हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। तो ये पता चलता है। और फिर जैसे कि आपने कहा कि हेल्पफुल तो रहती है, बॉडी कभी कुछ रिएक्ट करती है। तो इनिशियल लेवल से हमको कुछ एक्सरसाइजेज है जो कि हम करते हैं। स्टीप टर्न हो गया, जिसमें जी फोर्सेज आते हैं, मीडियम लेवल टर्न होते हैं, कभी स्टॉल करते हैं, स्टॉल टेक्निकल हो जाता है थोड़ा। तो ये सारी चीज़ें करते हैं, और उसमें से फिर हम डेवलप होते जाते हैं। तो उसकी एक लेवल रहती है। कभी नाइट फ्लाइंग भी हम करते हैं, तो कभी सोलो फ्लाइंग, क्रॉस कंट्री जाते। तो ये बहुत सारे स्टेजेस है जो कि इंटरेस्टिंग है, और मज़ा आता है करने में सारी चीज़ें। और यही रहता है कि डे 1 से वो ट्रेनिंग चालू हो जाती है, और एट द एंड ऑफ द कोर्स यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल एस्टेब्लिश कि हाँ, सारे पैरामीटर्स इन्होंने कवर किए, और अल्टीमेटली अभी तुम एयरक्राफ्ट अकेले उड़ा सकते हो। तो प्रतीक, हमें बताइए कि एज ए पायलट आपको क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी होती है फ़्लाइट में बैठने के बाद, एयरक्राफ्ट में बैठने के बाद। क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है? और जैसे कि हम मूवीज़ और टीवी सीरियल्स में देखते हैं, पायलट्स ऐसे हेडफोन्स लगाते हैं, तो जब वो हेडफोन्स लगाते हैं तो कोऑर्डिनेशन किससे करते हैं? तो आप थोड़ा इलेबोरेट करिए इस चीज़ को। अच्छा, कुणाल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एयरक्राफ्ट उड़ता है, राइट, तो ये एक यूनिट हो जाता है जो कि एयर यूनिट है, और एक ग्राउंड यूनिट रहता है जिसको हम टावर बोलते हैं, अप्रोच बोलते हैं, उसके 3-4 नाम हैं। तो जो टावर रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है कि उस एयर स्पेस में जितने भी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंडिंग कर रहे हैं, या फिर जो भी मनूवर कर रहे हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसको बराबर से मैनेज करे, जिसको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं। और नो डाउट वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जॉब करते हैं, और पायलट्स भी। तो ये चीज़ है। और जो आपने बात की कि हेडफोन्स की, राइट, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेडफोन्स जो रहता है वो इसलिए कि एक हमारा जो कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश है टावर के साथ, तो हमको वो प्रॉपरली सुना ही है ना, कि अगर वो हमको कुछ वार्निंग दे रहे हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। कभी होता है कि आपको नहीं दिख रहा है, एज अ ट्रेनी पायलट आपको कुछ नहीं दिख रहा है, वो वार्निंग देखी, हवाएं यहाँ से आ रही है, फिर तो उस चीज़ को बताने के लिए या फिर कम्युनिकेशन में रहने के लिए हम हेडफोन्स पहनते हैं, और जिसको रेडियो टेलीफोनी, RT बोलते हैं, RT सेट्स रहते हैं।
तो इन पे हमारी बात ग्राउंड यूनिट के साथ होते रहती है। और जब जैसे कि आपने बात कही है कि एयरक्राफ्ट्स में भी इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जो कि हमको हेल्पफुल रहते हैं, हमको हाइट बताते हैं, हमको डिस्टेंस बताते हैं एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट से, और ये सारी चीज़ें बताते हैं जिससे कि हम एयरक्राफ्ट को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ। तो जैसे कि एक एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, और डिस्टेंस कितना दूर है, जीपीएस भी रहता है ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में। तो ये सारे हेल्पफुल चीज़ें रहती है, और इससे हमारी ट्रेनिंग थोड़ी और एडवांस हो जाएगी। तो प्रतीक, एक मेरा आपसे एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब हम कोई भी चीज़ करते हैं, ग्रेजुएशन रहे या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स रहे या कोई भी चीज़ रहे, तो हम बेसिकली ये ध्यान में रखते हैं कि इसके बाद क्या, इसके बाद हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब आप एविएशन किसी फ्लाइंग क्लब से करते हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस, ये तो ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम इतने साल या फिर इतना पैसा जब हम डाल चुके हैं, तो एट द एंड हमको रिज़ल्ट क्या मिलेगा? तो रिज़ल्ट ये है कि जब हमारा CPL हो जाता है, जब हमारे पास लाइसेंस आ जाता है, तो हम एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। तो और उसकी भी एक स्टेप है कि हमें टाइप रेटेड होना पड़ता है। तो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पे हमारी टाइप रेटिंग होती है, और उसके बाद हम एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनकी तरफ से भी जा सकते हैं। वो एक अनदर ऑप्शन है। और जब बात आती है कि बाकी के वेज, तो हम चार्टर्ड में भी वी कैन अप्लाई हो देयर। उसके बाद हम इंस्ट्रक्टर कोर्स करके एज ए इंस्ट्रक्टर भी कोई फ्लाइंग क्लब में लग सकते हैं। तो अभी वो डिपेंड करता है कि हर एक का ऑप्शन क्या है, हर एक का स्टाइल क्या है। किसी का मन करता है कि एयरलाइन में काम करना चाहिए, किसी का रहता है कि अरे यार वहाँ पे नहीं करना है, फ्लाइंग क्लब में करना है। तो ये डिपेंड करता है। तो चार्टर्ड में दे कैन अप्लाई, दे कैन बी इंस्ट्रक्टर इन अ फ्लाइंग स्कूल, एंड ऑल्सो दे कैन आफ्टर टाइप रेटिंग दे कैन अप्लाई इन एयरलाइंस। सो ये सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, और बस फिर फ्लाई करना है। तो प्रतीक, जब हम कुछ भी खाते हैं तो हम कैसे खाते हैं? कैसे? हम पहले आँखों से खाते हैं, पहले देखते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। तो प्रतीक, आप हमें बताइए, आपको खाना कैसा लगा? तो कुणाल, खाना तो बेहतरीन था। और साहूजी मेजवानी का खाना बोले तो मराठी में बोलना चाहूँगा की एकदम झणझणीत जेवण होतं आणि मस्त वाटलं। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी टू द AK शो, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात करके, और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करके, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको उतना ज़्यादा नॉलेज मिले और उनको गाइडेंस मिले उससे। जितने ज़्यादा लोगों को वो प्रॉफिटेबल रहेगा या यूज़फुल रहेगा, तो वही हमारी अचीवमेंट है। और थैंक्स वंस अगेन फॉर कॉलिंग मी टू द AK शो। थैंक यू। तो ये था AK शो का एक इंटरेस्टिंग एपिसोड। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल द मूव्सिकल TV को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द AK शो। अगर आपको कोई नया कंसेप्ट है आपके पास जो आप हमसे शेयर करना है, तो ज़रूर शेयर कीजिए, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। थैंक यू।